जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। स्क्रीन पे दूसरी तरफ हैं बाबा रामदास जी। जी, बाबा जी प्रणाम, राम, राम। राम राम जी, जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय श्री राम। बाबा जी एक नई अपडेट आई है और उसकी जो सटीक जानकारी है, वो हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। केवल बाबा रामदास जी दे सकते हैं और दर्शक भी समझ जाएँगे कि अभी एक नई अपडेट आई है कि कुश्ती के लिए एडहॉक कमेटी द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है। तो उसकी जानकारी एक बार हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दें अजीत जी, वो क्या मामला है? क्या-क्या आपके पास सूचना है इससे संबंधित? बंगाल साहब, दर्शकों को तो पता ही है। जिनको नहीं पता है कि डब्ल्यूएफआई जो है का चुनाव हुआ और 48 घंटे के अंदर उसकी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया और एक तरह से एक चुनी हुई सरकार जैसे होती है ना, उसको निलंबित करके राष्ट्रपति शासन जैसे लगा देते हैं, ऐसे एडहॉक कमेटी बिठा दी। बोले अब तुम कराओ पहलवानी देश की। और जो जूनियर और सब जूनियर का नेशनल चुनाव होते ही ये बच्चों का एक साल बचाने के लिए डब्ल्यूएफआई ने चुनाव की अपना जूनियर सब जूनियर नेशनल की घोषणा की थी, उसको रद्द कर दिया। अब उसके बाद सरकार पे और एडहॉक कमेटी पे एक दबाव आ गया कि पहलवानों का नुकसान हो रहा है, छोटे बच्चों का तो एक साल बर्बाद हो गया। पिछले एक साल कोई भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, तो नेशनल चैंपियनशिप कराने का दबाव था। तो एडहॉक कमेटी ने साहब नेशनल डिक्लेयर कर दी। उधर डब्ल्यूएफआई ने कहा कि हम तुम्हारे निलंबन को नहीं मानते, उन्होंने भी नेशनल डिक्लेयर कर दी। अब सब एडहॉक कमेटी ने नेशनल तो डिक्लेयर कर दी, पर आप तो खुद खेल पत्रकार है, आपके बच्चे खुद बॉक्सिंग करते हैं, आप खेल को बड़ी अच्छी तरह जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसको आप बहुत अच्छा समझते हैं कि साहब नेशनल कराती है, स्टेट यूनिट की टीम पार्टिसिपेट है। अगर कोई नेशनल चैंपियनशिप हो रही है तो जितनी भी एफिलिएटेड यूनिट्स हैं वो अपनी अपनी टीमें भेजती हैं। तो उन खिलाड़ियों के बीच में नेशनल होता है, हर स्टेट की टीम आती है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की टीमें होती हैं, जैसे रेलवे है, आर्मी है, पहले पुराने जमाने में बिजली बोर्ड हुआ करती थी, अब शायद नहीं है बिजली बोर्ड, या ऐसे इस प्रकार की स्टेट एंड यूटीज। अब बात यह है कि अगर एडहॉक कमेटी नेशनल्स कराएगी तो उसमें टीम कौन भेजेगा? स्टेट यूनिट बोली हम ना भेजते, हम आपको नहीं मानते। फेडरेशन ने भी कह दिया हम ना मानते एडहॉक कमेटी। क्यों? आपको हक ही नहीं हमको निलंबित करने का। तो उन्होंने अपना अलग नेशनल कराया पूना में, जयपुर में एक अलग नेशनल होया। जयपुर वाले को आप सरकारी नेशनल मान लो, क्योंकि एडहॉक कमेटी ने सरकार का आदेश था, तो सरकारी टीम तो यहां लड़ ली। तो दो सरकारी टीम है देश में, एक सर्विसेज की, एक रेलवे की। बाकी जितनी स्टेट यूनिट थी सब वहां गई पुणे में। स्टेट यूनिट में सिर्फ एक पंजाब, एक हिमाचल और एक दो और छोटे स्टेट जो कि रेसलिंग के पावर हाउस नहीं है, इस टाइप के एक दो स्टेट और आए थे। अब बात यह था, जब वो दो ही टीम आ रही हैं, तीन, तो नेशनल कैसे होगा? आपको तो पता है एक एक वजन में 25-25, 30-30 टीमें आती हैं। तो इन्होंने ओपन दंगल कर दिया, जहां मर्जी जिसकी मर्जी जित मर्जी तो लड़ो। तो लड़ेगा कौन? सब हरियाणा के पहलवान है, वही लड़ेंगे। तो सब हरियाणा के पहलवानों ने ही पूरे देश में 20-25 टीम बना दी। उसका नतीजा ये हुआ, सिक्किम के भी मेडल आए। त्रिपुरा का तो गोल्ड आया है 57 किलो में, गोल्ड। सिक्किम के मेडल है। पौंडीचेरी की टीम चैंपियनशिप में 3rd प्लेस आई है। इस तरीके से सर नेशनल हुआ। और उधर जो पूना में नेशनल हुआ उसमें 22 या 24 स्टेट यूनिट्स की टीम ने पार्टिसिपेट किया। अब डब्ल्यूएफआई कहती है हम अपना कैंप लगाओगे। एडहॉक कमेटी ने कैंप लगा दिया, पर सर बात यह है कि पूना वाले नेशनल में आर्मी नहीं गई और रेलवे नहीं गई। अब आर्मी और रेलवे के कुछ बहुत अच्छे पहलवान हैं, नेशनल लेवल के पहलवान, और इन्होंने तो कहा ये तो टॉप की जो क्रीम होती है उसको रोजगार देते हैं, इसलिए रेलवे के पास तो इंडिया के बेस्ट पहलवान होने ही है, स्वाभाविक है, हर गेम में है। अब सब पर
रेलवे के अकेले पहलवानों से तो नेशनल कैंप नहीं लगेगा ना। हर वजन में कम से कम 4 पहलवान, नहीं तो 6 पहलवान तो एक कैंप में देने पड़ेंगे। आमतौर पे 6, हमने तो कई बार ओलंपिक के जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैंप्स लगते हैं उसमें तो 8-8 खिलाड़ी भी देखे हैं। आमतौर पे 6 हो जाते हैं, नहीं तो 4 तो होते ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टार खिलाड़ी ने नेशनल नहीं खेली मान लो, तो जो नेशनल में फर्स्ट सेकंड और 2 ब्रॉन्ज वाले 4 तो वो ले लिए। ऊपर तो बोला जी, अब स्टार खिलाड़ी बोला जी मैं नेशनल लड़ा था पर कैंप में मैं भी आऊंगा, तो फिर क्या करें? अब या तो उन चारों में तो 2 को काट दे जो नेशनल में बेचारे मेडल जीत के आए हैं, तो कहते नहीं इनको मत काटो, कैंप में संख्या बढ़ा लो, तो 4 की जगह 8 कैंपर भी हो जाए एक वजन में। पर अब जो कैंप लगेगा सर, उसमें तो सिर्फ उसमें टैलेंट तो आया नहीं। एडॉक कमेटी वाले में टैलेंट वहां भी नहीं आया, पुणे वाले में, क्योंकि खिलाड़ी 2 जगह बट गए ना। तो सर एक तो ये चैलेंज है कि आपको अपनी, अब ये बताओ कि क्या एडॉक कमेटी जी। पर एक बात तो होगी अजीत जी, मतलब आप इतने दिन तक कहने लग रहे हो कि कुश्ती का नुकसान हो गया, दोनों नेशनल ने मिला लिया तो 120 240 मेडल हो गए पूरे देश में। तो ये सारे न्यू तो कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल आया, पहलवानों का इतना हक तो रहेगा। तो कल ने कोई नौकरी लेने में, कोई रिश्ता करने में, कोई समाज में इज्जत तो बढ़ जाएगी वे राष्ट्रीय चैंपियन सामने। सर एक बात बताऊं, मेरे तो दे दो कमांड, हम्म 5,000 नेशनल चैंपियन पैदा कर दूंगा एक महीने में। 5,000 गोल्ड मेडलिस्ट सारे, एक एक वजन में 40-40 नेशनल चैंपियन कार्ड्स को हूं। मामूली आदमी मत मानियो ना आप। एक हम्म वजन 40 नेशनल चैंपियन कार्ड दूंगा। हम्म। तो सर चलो आप अपनी बात शुरू करो, ये तो तो दर्शकों को बताने की नेशनल बात। कैंप की घोषणा कर दी है, आधे अधूरे नेशनल कैंप की। वो जी असरानी ने जेल में कही थी, आधे सिपाहियों आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर आधे तो जा लिए पुणे, बाकी आधे जा लिए जयपुर। सर चलो अब तो जो भी आधा अधूरा लंगड़ा लूला जैसा भी कैंप लग रहा है, एडॉक कमेटी लगा रही है। समस्या एक उसमें नई पैदा होगी। छोरिया का चीफ कोच बना दिया कुलदीप मलिक। वो एडवोकेट मनदीप जो है, वो जो आपके लिए उल्टा सीधा लिख रहा था परसों अपनी वॉल पे, उसने क्या कही थी, यो बाबा बहुत गंदा आदमी है, ये हमारी छोरिया ने न्यू न्यू कव है, इसने हमारी छोरिया ताई उल्टा सीधा कही थी, तो न इस गिलिया बात तय क्यों करी। यो ही तो कहा था ना एडवोकेट। मैंने भाई मन ना कुछ ना कही, मैंने तो तुम्हारी लड़कियों की इज्जत की लड़ाई अगर तल में कोई लड़ा नहीं इस देश में तो मैं लड़ा हूं। क्यों? क्योंकि हरियाणा की 3 पहलवान ये कहती थी कि हमारी 1,000 छोरी का जौन शोषण कर दिया ब्रजभूषण ने। तो हमने कहा है झूठ बोल रहे हो, कुछ ना होया, किसी छोरी का हाथ भी नहीं लाया। तो छोरी कौन बदनाम कर रहा था, वो या मैं तो नहीं कहूं था किसी छोरी का हाथ भी नहीं लाया, झूठ बात है। खैर साहब, अब ये आपका सोचना है कि आपकी बेटियों को, हमारी बेटियों को किसने बदनाम किया। तो सर उस आरोप में एक मुख्य आरोप यह था कि 8 साल तक हमारी बेटियों का यौन शोषण होता रहा नेशनल कैंप में लखनऊ में। उस 8 साल के अंदर जो चीफ कोच था वो था कुलदीप मलिक, रेलवे वाला। आप ये बताओ ना, 8 साल तक मान लीजिए यौन शोषण हो रहा था जैसे कि आरोप है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी बनती है? 2 लोगों की। पहले उस कैंप में जो चीफ कोच था उसकी, और
उस सेंटर पे जो रीजनल डायरेक्टर था साई का, उसकी क्यों? हालांकि जिम्मेवारी सर कभी भी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे सिस्टम की जिम्मेवारी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को कहा गया है। लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकतें निहित नहीं होती, है ना? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। जिम्मेवारी तो टॉप टू बॉटम, जो गार्ड खड़ा है ना जी, गार्ड गेट पे, जिम्मेवारी तो उसकी भी है, और जिम्मेवारी साई के डीजी की भी है, जिम्मेवारी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष से लेके और नीचे तक है। पर सबसे पहले जो सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल पूछा जाएगा चीफ कोच से कि भाई तेरे कार्यकाल में, 8 साल लंबे कार्यकाल में सीनियर पहलवानों ने यह आरोप लगाए हैं, मारी छोरियां का, मारी बेटियां का जॉन सत्सन होया, तो तुम बताओ, तू उड़े भांग खाओ था, तू सो रहा था उड़े, तेरी चीफ कोच गिरी में, कौन सा कोच है तू? तू कोच है या घास घास छीलनी है? तेरी स्टूडेंट इतनी सारी, उनके लिए यो काम हो गया। 1000 छोरी, ये 1000 की फिगर किसने दी थी? अजीत सिंह ने दी है? बाबा रामदास ने दी है? नहीं, इन धरनाजीवियों ने तो दी थी ना। बोले वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 छोरी गई, 10 की 10 ब्रजभूषण के तलत लेकर के गई। यह बयान किसका है? मेरा है। धरनाजीवी इन सीनियर महिला पहलवानों का ही तो है ना। तो भाई इतने गंभीर आरोप लग रहे थे, तू क्या कर रहा था भाई? तू कोच है, चीफ कोच है तू। तो सर, जो ओवरसाइट कमेटी ने जो जांच करी है ना, उसमें इस कुलदीप मलिक ने बयान दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये आरोप झूठे हैं, मेरे सामने कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, या मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, महसूस किया, फील किया। मैंने अभी कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया कि कोई बच्ची डिमोरलाइज्ड है या कोई बच्ची डिप्रेशन में है। आमतौर पर जिन बच्चियों के साथ ऐसा होता है सर, उनकी परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है, उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती हैं। तो सर, चीफ कोच, इतना बड़ा ओहदा, सर वो कहते हैं ना कि वो तो जो समझदार होता है वो तो चाल देख के बता दे है परफॉर्मेंस में क्या कमी है, कहां से है, क्या दिक्कत है, फिजिकल है कि साइकोलॉजिकल है, मेंटल है, क्या प्रॉब्लम है। तो 8 साल तक तुम ये जज नहीं कर पाए कि कुछ गड़बड़ चल रही है कैंप में या खिलाड़ियों में या मेरे ट्रेनिज में। तो उसने बाकायदा ओवरसाइट कमेटी में सर ऑन एफिडेविट, लिखित बयान, ऑन कैमरा बयान दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और विडंबना ये भी है कि जब ये लड़की आरोप लगा रही थी तो यो चीफ कोच उड़ा धरना जीवियों के बगल में बैठा था 19 जनवरी को, जिस दिन ये धरना शुरू हुआ। इसको ये नहीं मालूम कि ये तेरे ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। क्यों? अरे सर, इतना बड़ा आरोप लगा तो जो तू चीफ कोच होगा तो चीफ कोच पे ही तो आरोप हुआ ना ये, कि तुम्हारी लीडरशिप में ये सब हो रहा था। खैर, इसने मना कर दिया, कुछ ना होया। ये सब, ये ऐसा कोई भी इस आरोपों में सच्चाई नहीं है। उसके बाद सर, दिल्ली पुलिस जब एफआईआर हो गई तो दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में भी इसका बयान लिया है, इस चीफ कोच का। वहां भी इसने यही कही है, परंतु न तो ओवरसाइट कमेटी की जांच किसी सिरे पे लगी, न उसे सार्वजनिक किया गया, न उसे जारी किया गया खेल मंत्रालय के द्वारा या आईओए के द्वारा। इसी तरह पीटी उषा ने आईओए की एक अलग कमेटी बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी अलग थी, वो खेल मंत्रालय ने बनाई थी, आईओए ने एक अलग कमेटी बनाई थी, प्लस दिल्ली की चार्जशीट, दिल्ली पुलिस की। तो सर, अभी तक उस केस का फैसला नहीं हुआ है, पर इसके बावजूद एडहॉक कमेटी ने आज जो कोचेस की लिस्ट जारी की है उसमें वही कुलदीप मलिक
उन्हीं लड़कियों का फिर से चीफ कोच बना दिया गया है। इसका क्या मतलब है, आप मुझे समझा दो, मेरे तो थोड़ी कम बुद्धि है। जी देखो जी, साई तो एक खेल प्राधिकरण है, भारत खेल सरकार के खेल मंत्रालय के तहत अधीन है। तो वो ऐसे किसी की भी ड्यूटी लगाता है तो अडोक कमेटी की सिफारिश पे लगाता है या समय संज्ञान लेके लगाता है। उनका एक अपना सिस्टम है। तो बड़ा मतलब सोच समझ के, और जिस पे सवाल ना उठे, ना कभी उठे हो, जिसकी कोई शिकायत ना आई हो, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो वो तो ऐसे ड्यूटी लगाएगा नहीं जी। और पर्सनली तौर पे बात करूं तो कुलदीप मलिक जी से मैं भी मिला हूं, अब्रॉड भी मिला हूं, और मेरे को तो कभी उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात नहीं लगी कि वो मुंह पे कुछ और है या पीछे से कुछ और है। मतलब स्पष्ट बात करते हैं, सही बात करते हैं। उनका फोन भी आ जाता है कई बार। तो उन्होंने अगर एफिडेविट दिया है और ये ऑन कैमरा अगर उन्होंने बात कही है, तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने कही होगी ओवरसाइट कमेटी को, कि उनके रहते हुए उनको ऐसा कुछ एहसास भी नहीं हुआ। मतलब कि एक तो छोटा मोटा तो एहसास हो, कभी तो कोई बात हुई हो, कि उनका तो बहुत लंबा तजुर्बा है, बड़े खानदानी परिवार से आते हैं, और गृहस्थ जीवन भी उनका बहुत बढ़िया है, गांव में भी उनका बड़ा अच्छा रुतबा है। तो ऐसी बात नहीं हो, किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है कि कहीं कोई फेडरेशन की पदाधिकारी के दबाव में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई लालच है, ना कोई स्वार्थ है, वो इस तरह के व्यक्ति तो हैं। उनका हरियाणा में जो उनकी पहचान है वो इस तरह की है। तो मेरे को तो जरा भी शंका नहीं है जी, कुलदीप मलिक ने अगर कुछ भी कहा है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक कहा है, और उसी की वजह से उनको ये पटियाला में जिम्मेवारी दी गई है, और अपनी जिम्मेवारी को मैं मानता हूँ कि बड़ी बखूबी से निभाएंगे वो। जी। पर इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने उन तमाम आरोपों को नकार दिया, जी भाई उस धरनाजीवियों ने जो आरोप लगाए, कुलदीप मलिक ने एज ए चीफ कोच उन आरोपों को नकार दिया ना, इसका मतलब वो जी आरोप झूठे थे। और बिल्कुल उसके उसके बयान को सही माना ने एडॉक कमेटी ने। सही माना। उसी व्यक्ति को, भाई उसी व्यक्ति को दोबारा चीफ कोच की जिम्मेवारी देने का मतलब क्या है कि उनको क्लीन चिट मिल गई, इसको हम क्लीन चिट मान लें? बिल्कुल है ही, ये तो डॉक्यूमेंट्री है। तो सर क्लीन चिट आप सिर्फ अकेले चीफ कोच को आइसोलेशन में कैसे दे सकते हैं? यदि आप चीफ कोच को क्लीन चिट दे रहे हैं, इसका मतलब पूरे साई सेंटर को चीफ आपको क्लीन चिट देनी पड़ेगी, डब्ल्यूएफआई को क्लीन चिट देनी पड़ेगी। यस। भाई पूरे विवाद के केंद्र में जो व्यक्ति बैठा है, लड़कियों का चीफ कोच, उसको आपने क्लीन चिट दे दी उसके बयान को सही मानते हुए। हम्म। तो सर डब्ल्यूएफआई को तो अपने आप क्लीन चिट मिल जाती है। आप बताइए, क्या मैं अगर मैं गलत तर्क दे रहा हूं तो आप बता दो मुझे। भाई चीफ कोच ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ये सब आरोप झूठे हैं। एडॉक कमेटी ने चीफ कोच की बात को सच माना, तभी तो उसको उसके पद पे वापस बहाल किया। हम्म। आप बताइए ना। बिल्कुल बहाल किया, और बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि आगामी पेरिस ओलंपिक है जुलाई में। हाँ, आपने न ओलंपिक का सिर्फ उस आप। व्यक्ति को रीइंस्टेट किया, बल्कि एक नई जिम्मेवारी के साथ। जी तो आप अकेले चीफ कोच को कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं? ये मेरा सवाल जायज है कि नहीं है? मैं दर्शकों को जायज है, और पूछ रहा हूं। खेल मंत्रालय से पूरा देश भी जानना चाहेगा ये, इस आपके माध्यम से। अभी हाँ पता लगेगा लोगों को, तो अभी इसके बारे में पता नहीं ना, टेक्निकली तो पता ही नहीं है कुछ भी। और दर्शक अपनी कमेंट कमेंट हाँ दे के भी अपनी राय दे सकते हैं। भाई, धरनाजीवी लड़कियों ने आरोप लगाए, उन आरोपों का खंडन कर दिया, झुठला दिया, ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट में आधिकारिक बयान देके कहा कि ये आरोप झूठे हैं। फिर उसी कोच को आपने वापस चीफ कोच बना दिया। अब धरनाजीवी मुंह में दही जुमाई क्यों बैठी है? हम्म। ये सवाल है कि नहीं है?
हो सकता है वो कुछ कहें, अभी उनको पता लग गया हो अभी अभी। सर ये एडॉक कमेटी धरना जीवियों की जेबी संस्था बन चुकी है। जितने भी कोचेस और वो जो जयपुर का नेशनल हुआ है ना, ये धरना जीवियों की जेब में बैठे हुए लोगों ने कराया है। आज एडॉक कमेटी धरना जीवियों की जेबी संस्था है और उसमें अगर कोई भी पैनल बना है, चाहे वो कोचेस का पैनल हो चाहे जिसका पैनल हो, वो धरना जीवियों का पैनल है। तो ये और देश कुलदीप का जो कुमार टैक्स पेयर है अजीत जी, ये जो देश का टैक्स पेयर है, उस टैक्स के पैसे से इन खिलाड़ियों के ऊपर इतना खर्चा होता है, तो उसकी चिंता खेल मंत्रालय को बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तो यही बात हुई। सर खेल मंत्रालय को अभी सिर्फ और सिर्फ अब की बार 400 पार की चिंता है। उसको 400 पार करने के लिए एक नहीं 10 ओलंपिक कुर्बान कर देंगे। और अनुराग ठाकुर की जेब से लग रहे हैं ना टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर का पैसा है। तो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है जी। अगर कुलदीप मलिक को एडॉक कमेटी ने रीइंस्टेट किया है एक पुनः नई जिम्मेवारी के साथ और एक और ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी के साथ, तो सर अब इस केस में कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता। दर्शकों पे छोड़ देते हैं, वो समझदार अब तो आप तय करो कि धरना जीवियों ने जो आरोप लगाए थे वो सच्चे थे या झूठे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उन आरोपों को झूठा बताया, खंडन किया, वही व्यक्ति अब वापस शिव कोच बना दिया है और उन्हीं धरना जीवियों ने बनाया है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उनमें ये इकलौता वीडियो मिलेगा दर्शकों को जो सही और सटीक जानकारी तथ्यों के साथ त्वरित सबसे जल्दी समय पे दे रहा है जी। इसलिए दर्शक आपसे प्यार करते हैं अजीत जी, क्योंकि उनको पता है कि तथ्य की जानकारी यहां मिलेगी। बाकी तो सब पत्रकार भी अपना इसे वो लिए हैं, दबाव में है या क्या मामला, मेरे समझ में नहीं आता। तो सर फाइनली वो एडवोकेट मनदीप था, क्या नाम था उसका? मंजीत फोगाट के नाम से आईडी थी, हमें तो ये भी नहीं पता वो असली के नकली है। एडवोकेट मंजीत फोगाट। हाँ, उसको दर्शकों ने कुछ ने किया तो है रिपोर्ट, तो और भी कर देंगे। तो उनकी सूचना के लिए बता दूं कि जी एडवोकेट साहब 1000 लड़कियों पे लांछन इन धरना जीवियों ने लगाए थे, हमने नहीं लगाए। आई समझ में? हम तो आज भी इसी स्टैंड पे कायम है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं। किसी भी बच्ची को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। हमारी हर बच्ची गंगा की तरह, गोमुख से निकली हुई गंगा की तरह पवित्र है। इसलिए बेटियों की इज्जत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बेटियां सही हैं, सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, पवित्र हैं। बाकी जो गलत चीज है उसका विरोध हमेशा से किया है और कड़े शब्दों में आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बिल्कुल अजीत जी, कोई नई अपडेट आए तो इस पर फिर कोई वीडियो के माध्यम से हम सूचना देंगे। और दर्शकों से विदा चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों का कीमती समय उन्होंने दिया है और आखिर तक बने रहे, उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार व मान सम्मान बनाए रखें। इसी तरीके से अजीत जी और मैं खेल के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।